पहले मैं एक आप बुरा ना मानिए तो मैं नहीं, बोलना नो चाहूंगी कि प्रॉब्लम। आपने कहा बेचारा, तो जी, कभी भी जी, इन बच्चों को बेचारा मत कहो कि दे आर नॉट बेचारा। जी, वो जैसे है वैसे है। ओके, ये हम बेचारे हैं कि हमें पूरा एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे दिमाग में डिस्पैरिटी है कि अरे ये बेचारा है, मैं बेचारा नहीं हूँ। राइट, तो कोई भी बेचारा नहीं है और कोई भी अलग नहीं है अपने से। अग्रीड, तो ये पहले दिमाग में रखने आई की स्टैंड बात है। करेक्टेड। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अब जो बोला कि बच्चा घर में आया है और उसमें कुछ खामियां हैं, ये पेरेंट्स को कैसे समझता है। तो उसका पहला माइलस्टोन टप्पा ये है कि 2 महीने का बच्चा है, वो अपनी गर्दन संभालने लगता है ओके, और पीठ पे परतना सीखता है। जी, मानो आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है लेकिन अभी वो गर्दन नहीं संभालता, ओके, अभी वो शरीर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं हिलाता। तो तभी पेरेंट्स के मन में या घर में जो लोग हैं उनको मन आना चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, और तभी उसको उन्होंने डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जो लड़का ऑटिज्म वाला है और खुद में मग्न रहता था, लेकिन वो सिर्फ स्क्वेयर्स और ट्रायंगल्स और सर्कल्स जानता था। नाउ ही इज अ वारली आर्टिस्ट, वो वारली पेंटिंग करता है वाओ, और इतना अच्छा वारली पेंटिंग करता है कि रेलवे, हमारा जो रेलवे स्टेशन है जी, रत्नागिरी का, जी, तो उसका ब्यूटिफिकेशन लिए के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और वो जो पूरा रैंप है जी हाँ, 20-25 फुट का जी हाँ, और 16-17 फीट का लंबाई का, जी, वो रैंप में उसने वारली आर्ट किया है। अमेज़िंग, तो ऐसा मत सोचो कि ये कुछ नहीं कर सकते, जी, ऐसा सोचो कि इनमें क्या है जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। तो ये जो सोच है, यही आपको आगे लेके जाने वाली है और उन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग के लिए मदद करने वाली है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट पे। दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट पे जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिसेस शमीन शेरे। मिसेस शमीन शेरे पिछले 35 साल से एक ऐसे काम में कार्यरत हैं जिसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है फॉर द चिल्ड्रंस विद द स्पेशल नीड्स। जी हाँ, ऐसे बच्चे जो कुछ खास होते हैं, ऐसे बच्चे जिनको आम लोग दिव्यांग कह सकते हैं। दिव्यांग होने की अपनी अपनी कई सारी परिभाषाएं हैं। आज इस पॉडकास्ट पे मिसेस शमीन ने हमें यह भी बताया कि हम जिनको दिव्यांग कहते हैं वो सिर्फ 1 2 3 4 कैटेगरीज में नहीं है, बल्कि देर आर 21 कैटेगरीज। जी हाँ, 21 प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं हैं दिव्यांग होने की। और इनमें से वो जिन बच्चों के लिए काम करती हैं उसके बारे में भी उन्होंने हमको जानकारी दी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे हम अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सही कदम उठाएंगे तो ये बच्चे आगे जाकर, यानी हमारी इस उम्र में पहुंचने तक, अपने आप इतने काबिल बन जाते हैं कि वो बाकी की ज़िंदगी खुद अपने लिए कमा के खा सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए आज का पॉडकास्ट सुनते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉडकास्ट के बाद दिव्यांग लोगों को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते मैडम, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे साथ आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय की आप थोड़ी जानकारी दीजिए और अपने बारे में भी आप बताइए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। नमस्ते प्रतीक। और सर्वप्रथम मैं आपके पॉडकास्ट को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैं रत्नागिरी से आई हूँ, मेरा नाम है शमीन शेरे और 1984 से मैं मेरा जो काम है वो कर रही हूँ। अ, मैं पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करती हूँ, जिनको दिव्यांग कहते हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे तो मैं हमेशा अपने बच्चे, हमारे बच्चे, इससे उसको उनको पुकारूंगी और वैसे हम बात करेंगे। जरूर। और अभी करीब 40 साल हो गए हैं मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। वैसे मैं
मुंबई की हूँ। मेरा जन्म और पूरी शिक्षा मुंबई में हुई है और शादी के बाद मैं रत्नागिरी चली गई और वहीं से काम करती आई हूँ। ओके। सो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप इनको मेरे बच्चे ऐसा पुकारेंगे। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि अ, ये जो एक्सेप्टेबिलिटी होता है, ओके, राइट। ये एक्सेप्टेबिलिटी आना एक बहुत बड़ी बात है एज अ सोसाइटी। हम्म। ऑफ कोर्स आप इस फील्ड में हैं इसलिए आपको एक्सेप्टेबिलिटी रखते हैं, एंड आई एम होपिंग कि ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे होंगे, ये पॉडकास्ट सुन के ख़त्म करने तक उनके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर जागेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट से। राइट। सो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जो दिव्यांग बच्चे कहा, okay, तो दिव्यांग की कुछ अलग अलग शाखाएं हैं भारत में, उस बारे में आप प्लीज बताएंगे। हाँ जी, जब मैंने काम शुरू किया था तब सिर्फ 4 प्रकार के दिव्यांग माने जाते थे। जैसे कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या जिनको मतिमंद ऐसे बोलते थे कि जो जिनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है या फिर जिनको दिखाई नहीं देता है और फिर शारीरिक व्यंगता जिसमें है, जो चल नहीं सकते। जी। लेकिन आज पूरे किस तरह के लोग हैं जिनको दिव्यांग कैटेगरी में लिया जाता है। जैसे कि जिनको मेंटल इलनेस है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको ऑटिज्म है या फिर कोई एसिड अटैक्स है, तो ये सभी लोग आज दिव्यांग इस कैटेगरी में आते हैं और उनके साथ काम किया जाता है। सो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने वो जो श्रेणी है दिव्यांगों की, हाँ। उसको इलाबोरेट करके या और लोगों को समावेश हाँ, यानी किया है। इन सभी लोगों को समाज की और काम करने वालों की ज़रूरत रहती है। जी हाँ। और ये जब तक हमें मालूम है कि कोई हमें दिखाता नहीं या सिखाता नहीं, तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने ऐसे किया है कि ये किस तरह के जो लोग हैं, उनको समाज की और सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए अभी 21 लोग हैं और Okay. जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वो उनको पहले डिफरेंट लेबल कहते थे, उसके पहले मेंटली हैंडीकैप कहते थे। अभी उनको पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ऐसे कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अ, पहले जैसे हम रख सकते थे कि नहीं, मैं सिर्फ मेंटल हैंडीकैप बच्चों के साथ काम करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दिव्यांग जो होता है वो सभी को हमारी ज़रूरत रहती है और मैं तो सबके साथ काम करती हूँ अभी। और मेरा जो ट्रस्ट है वो रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट है, तो वहाँ तो सभी तरह के लोग आते हैं। हम सिर्फ मेंटल हैंडीकैप बच्चों के साथ काम करते हैं ऐसे मैं नहीं बोल सकता। तो आपने मुझे थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि इस पॉडकास्ट में आप दो प्रकार से बात करना चाहते हैं। एक विषय होगा जो पूरी तरह से उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जो बच्चे उसमें से गुजर रहे हैं, और दूसरा आपने बताया था कि जो के उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स माता हैं। पिता। हाँ। तो आप एक बार वो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि आप कैसे उसको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, क्या होता है कि जब हम इन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि कोई दूसरा है जो इनके साथ काम करेगा। मुझे कहाँ वक्त है इनके साथ काम करने के लिए। लेकिन एक्चुअली ये जो है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता और उनका ये बच्चा, तो ये पार्टनरशिप है, लाइफ लाइफ। तो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो जितनी जिम्मेदारी वो बच्चे की है खुद को कुछ सिखाने की, आगे बढ़ने की, उतनी ही जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। पहले जैसे समझता जाता था कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे की कुछ नहीं। कब बीच में कहा जाता था नहीं, बच्चों बच्चा सीखना चाहिए, पेरेंट्स की कम है, प्रोफेशनल्स की ज़्यादा है, इंस्टीट्यूट की ज़्यादा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट विचार प्रवाह है वो ऐसा है कि दिस इज लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। बच्चे को और पेरेंट को आप अलग नहीं कर सकते। और बच्चे को मानो कहाँ डाला भी आप, वो इंस्टीट्यूट में जाता है, स्कूल में जाता है, लेकिन फिर बाद में वो घर ही जाता है। यानी 2-4 घंटे वो बाहर गुजारता है इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में, लेकिन फिर वो घर ही आता है और सोने से उठने तक वो घर में ही रहते हैं। तो पेरेंट्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारी लाइफ टाइम पार्टनरशिप है और उसको अच्छी तरह से निभाना है। ओके।
तो फिर जैसे आपने बताया हम उसी तरह से सवाल को अप्रोच करते हैं। तो अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू करें तो आप मुझे ये प्लीज़ बताइए कि जो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? क्या होता है कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, पेरेंट्स को जब बच्चा होता है यानी, तो वो सोचते हैं, वो बच्चे के नज़रिए से खुद को देखना शुरू करते हैं। जी। यानी बच्चा अच्छा हुआ, उसकी सेहत अच्छी हुई, वो दिखने में ज़्यादा अच्छा होगा, तो पेरेंट को बहुत नाज़ आता है कि हाँ, अरे मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। जी। लेकिन उसमें अगर कुछ खामियाँ दिखाई दी, तो वो भी उनको लगता है कि ये उनका पराजय है। ओह! तो इसलिए वो बच्चों के नज़रों से उनके खुद के पास देखते हैं, अच्छा। तो उनको बच्चों का स्वीकार करना इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बच्चा घर में आया है, जिसमें कुछ खामियाँ हैं, उस बच्चे का स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। अच्छा। उन खुद के लिए कठिन होता है, उसमें भी आप देखेंगे तो पेरेंट्स में माँ को उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि आखिर वो उसका बच्चा रहती है। जी। लेकिन पिता को देखेंगे तो उसको उनको बहुत ही तकलीफ होती है, अच्छा। मुश्किल होती है कि ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसे निकला, ऐसे कैसे हुआ? मेरे खानदान में, मेरे फैमिली में ऐसे कोई नहीं था। तो वो होता है, और समाज में या उनके रिलेटिव्स में या फैमिली मेंबर्स क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा। यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे अभी देखेंगे। यानी उनकी मन की तैयारी नहीं रहती है कि ये स्वीकार करेंगे कि ये जो क्या आया है, बच्चों में जो खामियां हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ कुछ भी करने से पहले उसका स्वीकार करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ का स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। एग्रीड। यानी उनकी आँख को आँख भी दिखाकर देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते। करेक्ट। सो स्वीकारता ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो एक और चीज़ है जो कि स्वीकार कर लेने के बाद एक होता है कि हमें उस बच्चे को, जब आपने जैसे बोला कि जब बच्चा पैदा होता है तब हमें पता चलता है, करेक्ट? उसके बाद उसको जब वो बड़ा हो रहा है तो एक रोज़ का दिनक्रम उसका सेट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, हाँ जी। करेक्ट? तो दिनक्रम सेट करना क्यों ज़रूरी है? ओके। और उसमें कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती हैं, हो सकती हैं और उसको कैसे सुधारना है, ये आप बताएँगे? हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अब जो बोला कि बच्चा घर में आया है और उसमें कुछ खामियाँ हैं, ये पेरेंट्स को कैसे समझता है। तो उसका पहला माइलस्टोन टप्पा ये है कि 2 महीने का बच्चा है, वो अपनी गर्दन सँभालने लगता है ओके। और पीठ पे परतना सीखता है। जी। मानो आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है, लेकिन अभी वो गर्दन नहीं सँभालता। ओके। अभी वो शरीर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं हिलाता। तो तभी पेरेंट्स के मन में या घर में जो लोग हैं उनको मन आना चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ओके। और तभी उसको उन्होंने डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और तपास करना चाहिए कि इसमें सचमुच कुछ कमजोरियां है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा सब नॉर्मल होता है, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं देता है। राइट। तो बहुत टाइम तक पेरेंट्स को समझता ही नहीं है कि ये बोलता नहीं क्योंकि उसको ये सुनता नहीं है। क्योंकि हमेशा ऐसे आदत हमें होती है कि हम बच्चे को सामने रखते हैं और उसके साथ बोलते हैं। जी हाँ। तो बच्चा हमारा चेहरा देखकर मुस्कुराता है। करेक्ट। बच्चे को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसके लिए वो नहीं मुस्कुराता है। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं कि हम दूरी से बच्चों को बुलाएंगे, तो बच्चा अपनी गर्दन उस तरफ देखेगा। तो अगर आपने बच्चों का नाम लेकर बुलाया, यानी छोटे बच्चे को 5-6 महीने का बच्चा है, और लेकिन उसको आपने बुलाया तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि अरे इसको सुनाई देता है या नहीं देता है। करेक्ट। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उससे आप जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। जी। क्योंकि जितना जल्दी आप समझेंगे, उतना जल्दी आप उसके साथ काम शुरू करेंगे। करेक्ट। और उस टाइम हमारा ब्रेन है वो बहुत एक्टिव होता है। तो जितना जल्दी आप उसे सिखाना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपका बच्चा आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल रह सकता है। ओके। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जो सभी ने, यानी सोसाइटी में सभी ने, कोई नया बच्चा जन्म आया और उसको देखा
कि अरे ये 2 महीने का हो गया है, 3 महीने का हो गया है, लेकिन ठीक से गर्दन संभालता है या नहीं, ठीक से माँ बाप की तरफ या दूसरी की तरफ देखता है या नहीं। यानी उन्होंने ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ हाँ बच्चा आया है फिर उसको बिठा के रखते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। यानी ये जो टाइम सेंस है कि बच्चा कब क्या करता है, उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और पहले जैसे होता था, हमारी फैमिली बड़ी होती थी, ज्यादा लोग होते थे, लेकिन अभी फैमिली में 2 ही लोग होते हैं, वो काम पे जाते हैं, बच्चा किसके पास होता है। तो उन्होंने भी ये ध्यान में रख के जो बच्चों के साथ रहने वाले उनको बताना चाहिए कि हम जब काम से वापस आएंगे तो हमें बताना दिन भर बच्चे ने क्या किया, क्या खाया। तो दिनक्रम कैसे सेट करते हैं? हाँ, दिनक्रम सेट करने का मतलब क्या है कि जब हमारे घर में ऐसा बच्चा आता है कि जो ठीक से कुछ कर नहीं पाता है, यानी जिसे हम डेली लिविंग एक्टिविटीज बोलते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रशिंग करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर अपने काम को चलते हैं। तो ये जो दिनक्रम है, पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये छोटा है या ये नहीं कर पाता है, तो उसको क्या समझता है। यानी एक तो पेरेंट्स को जब टाइम होता है तब वो उनके सब काम कर डालते हैं। यानी समझो माँ को 10 बजे काम में जाना है, तो वो 8 बजे जल्दी से वो बच्चे को जगाती है, चलो चलो उठो, उसका ब्रश करती है, फिर उसको दूध पिलाती है और फिर उसको ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ के निकल जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों को समझता ही नहीं है कि इंटरनल सिस्टम उसके शरीर की कैसे चलती है, और वो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर शुरू से ही माँ ने ध्यान में लिया कि बच्चों को उठाने के बाद उनको बताना चाहिए कि अभी दांत साफ करने हैं, बाद में मैं आपको दूध दिलाऊंगी या कुछ खाने के लिए दे दूंगी, और उसके बाद स्नान करने तक आप खेल सकते हैं या नहीं, और मैं मेरे काम कर सकती। तो इससे क्या होता है, बच्चों का एक दिनक्रम बैठ जाता है और फिर उनको भी उस तरह से उनका विकास शुरू होने लगता है। क्या अभी उठने के नहीं तो बहुत सारे बच्चे उठने के बाद ऐसे ही बिस्तर में लेटे रहते हैं, कुछ आवाज करते रहते हैं, और माँ देखती है हाँ ठीक है वो खेल रहा है, लेकिन उसको कुछ काम नहीं है, बच्चों को खुद का उसको कुछ अभ्यासक्रम नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ही लेटा रहेगा। तो ये जो दिनक्रम है, ये शुरू से ही अगर बच्चा 5 महीने का हो, 1 साल का हो, तब से ये शुरू होना चाहिए। यानी कुछ अनुशासन और कुछ नियम हमें डालना चाहिए, तो उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अग्रीड। सो सबसे पहले तो कि जो हमारी ऑडियंस है उसको मैं एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ये हम लोग आम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ये दिव्यांग बच्चों की बात कर रहे हैं। सो हमने पहला पॉइंट जो लिया था वो ये था कि एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा पॉइंट था कि दिनक्रम। तो दिनक्रम और एक्सेप्टेबिलिटी और दिनक्रम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माता और बच्चे के बीच में या पिता और बच्चे के बीच में एक संवाद होना चाहिए। राइट। तो वो दिनक्रम और आसानी से आप सही से बिठा सकते हैं। तो संवाद किस तरीके से किया जाना चाहिए उस बच्चे के साथ जो दिव्यांग है? संवाद ये ऐसी चीज है कि जो हम किसी भी 2 व्यक्ति में संबंध बनाए रखते हैं, और एक दूसरे की जो आवश्यकता है उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही क्या प्राइमरी चीज है, प्राथमिक है। संवाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी काम नहीं हो सकता है। लेकिन जब बच्चा दिव्यांग बच्चा घर में रहता है, तो सब लोग सोचते हैं कि इसको क्या, इसके साथ क्या संवाद करेंगे, इसको क्या समझता है। correct. तो हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि किसको कुछ भी नहीं होता है उसको भी कुछ समझता है, जी। कि कैसे भी करके समझता है। वो कैसे समझता है वो भगवान की देन है। वो ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो समझता है, ये फैक्ट है। तो अगर वो समझता होगा तो वो समझाने के लिए ये तरीका है संवाद करना। तो संवाद कैसे हो सकता है कि बच्चा जब उठता है तो बिना संवाद का दृश्य क्या है कि माता जाती है, वो बच्चों को उठा लेती है या हाथ पकड़कर बाहर लेके आती है, फिर बाथरूम की तरफ लेके जाती है, फिर खुद ही ब्रश लेती है और उसके दांत साफ करती है। तो इसमें सिर्फ एक्टिविटी है पैसिव, और वो बच्चों के लिए पैसिव है और मदर के लिए एक काम है जो 10 मिनट में खत्म होना चाहिए। करेक्ट। इसमें कहीं भी संवाद नहीं है। जी। तो इससे क्या होता है, बच्चे का अंदर का जो बिहेवियर है, बच्चों को
नहीं समझता है कि उनके ब्रेन में क्या चल रहा है और अभी हमारे साथ क्या चल रहा है। यानी कौन आता है, हमें उठाता है, किधर लेके जाता है, उसका मतलब क्या है। यानी जैसे आप समझो कि किसी को किस गुनाह के लिए पकड़ लिया है और उसको मालूम ही नहीं है कि किसके लिए उसको पकड़ लिया है। पुलिस आते हैं, उसको उठाते हैं और जेल में डालते हैं। तो सिमिलरली बच्चों के साथ ये सोचते हैं कि उनको संवाद नहीं है तो उनको पता नहीं चलता। तो अभी संवाद होता है तो क्या करना चाहिए कि हेलो, उठो, उसका कुछ नाम होगा अनिल, गुड मॉर्निंग, कैसे लगता है, नींद हो गई क्या, चलो अभी उठने का टाइम हो गया है, अभी हम राइट। कुछ खाना है तो खाने से पहले दांत साफ करनी चाहिए, चलो मैं आपको बाथरूम लेके जाती हूँ, फिर आपको ब्रश देती हूँ, या फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे दांत साफ करते हैं। फिर वो लेके जा, ये बोलते ही उसको साथ वो लेके जाती है और फिर वो एक्टिविटी जो है उसके साथ करती है। यानी वो एक्टिविटी और बोलना, मुझे लगता है आपके साथ जब बात हुई तो आपने कुछ मैकेटन लैंग्वेज का जिक्र यस, किया था। जी हाँ, तो मैकेटन लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज सिस्टम है, जी, लेकिन उसका बेस है ये नॉर्मल है। ओके, यानी जब हम एक्टिविटी करते हैं तो साथ में ही बोलते हैं, ओके, तो वो कनेक्शन जो है एक्टिविटी और सिंक, संवाद, हाँ दोनों का सिंक, हाँ, तो वो सिंकिंग ब्रेन में चला जाता है अच्छा, और बच्चा समझने लगता है कि हाँ, ये शब्द कान पे पड़े तो अभी क्या करना है, अभी ब्रश करना है। ओके, तो अभी हाँ, शाबाश, कितने अच्छे दांत साफ हो गए आपके, देखो खुशबू कितनी आती है। तो माँ उसके साथ देख, वो उसको सूंघती हुए, हाँ फ्रेशनेस, जो ये सिर्फ हम जाहिरात में देखते हैं कि जी ऐसे हाँ, होता है, लेकिन जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट हमारे घर से ही शुरू होता है। तो फिर बाद में वो किचन में लेके जाती है कि आज आपको क्या पीना है, आपको दूध पीना है या आप चॉकलेट डाल के दूध पीना है, या आज आपको दूध नहीं पीना है, आप चाय पियेंगे मेरे जैसा। यानी जो कुछ उसको देने का है वो क्या है, कैसे है, वो गर्म है, वो ठंड है, इतना गर्म है कि वो पी नहीं सकते, इतना थोड़ा कम गर्म है कि वो पी सकते हैं। यानी ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये जो अनुभव है छोटे छोटे, ये अनुभव इकट्ठा मिलके और उनके साथ लैंग्वेज आके बच्चों का विकास शुरू होता है। ओके, तो हर एक चीज के साथ आपको बोलना चाहिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, कौन आया, बेल बजी, ये मिल्क कुकर की विसल है, ये प्रेशर कुकर की विसल है, अभी खाना खाने का टाइम है, अभी सोने का है, अभी सिर्फ बालकनी में बैठते हैं और देखते हैं कितनी गाड़ियां जाती है, अरे ये कौन सी कार आई, अरे ये ट्रक आया, अरे ये बस आई। तो ये जो लैंग्वेज है, वो उसकी वोकैबुलरी जब तक बच्चों के कान पर नहीं पड़ती जी, तब तक उसका भाषा विकास नहीं, नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है और इसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ओके, ये घर में ही रह के आप कर सकते हैं। ओके, हम्म, सो फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लगता होगा कि इतना क्यों इसको तकलीफ हो रहा है, मतलब मैं इसको एक चीज 40 बार बता चुकी हूँ और 50 बार बता चुकी हूँ, उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ऑल्दो दे अंडरस्टैंड बेसलाइन है कि वो बेचारा दिव्यांग बच्चा है, राइट। बट एक माता पिता का भी एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है सवाल में कि वो आसानी से कठिनाई तक का जो सफर है वो बच्चे हाँ, के लिए, ठीक है, उसको माता पिता बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे? तो पहला ही उदाहरण हम ले लेंगे संवाद, जी, कि मैंने आपको कहा कि प्रतीक ये करो, प्रतीक ये करो, प्रतीक ये करो, तो बाद में आप सुनना ही छोड़ देंगे, कि मालूम है ये तो बोलती रहते प्रतीक ये करो, प्रतीक ये करो। लेकिन मैंने अगर कहा कि प्रतीक इधर आओ, मेरे पास बैठो और हम आज ये करेंगे, क्योंकि मैं एक स्टोरी बना रही हूँ, मैं कुछ कहानी बता रही हूँ, जी, तो आप सुनो और देखो उस कहानी में कौन है, हाँ एक भालू है, एक ये है वो है। तो आपका बताने का तरीका, यानी आप जैसे शिक्षा की तरह उसको बोलेंगे और मैकेनिकल बोलेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखने वाले। ओके, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी में एक पार्ट ऐसे रहता है कि जब तक ब्रेन को उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, वो सब बंद कर देता है। अच्छा, तो फिर बच्चों के कान पर कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं लेकिन वो उनको समझता नहीं है। तो पहली आसान चीज क्या है कि बच्चों को अपने साथ लेना, बच्चों को ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं वो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, और जहाँ वो चीज मुझे नहीं आती है वो मुझे बता देने के लिए मेरे पास मेरी माँ है या मेरा
टीचर है या कोई भी है, लेकिन मेरे पास है, तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है वो उसको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। ओके। और करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट जो आपको करना है वो उसको सिखाने जाएंगे तो नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ भी काम आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। यानी जैसे बोला कि स्नान लिया, तो आपके हिसाब से क्या है, बाथरूम में जाना है, कपड़े निकालना है, पानी लेना है, साबुन लगाना है और फिर धोना है, बस हो गया स्नान। लेकिन आप अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसको एक तो पहले जगह मालूम होना चाहिए कि कहाँ स्नान करते हैं। यानी जिसको स्नान कर जहाँ करते हैं उसको बाथरूम बोलते हैं। तो उसकी शुरुआत टीचिंग की वहां से होती है कि बाथरूम जाना है तो मैं अब कहाँ हूँ। यानी जो ज्योग्राफी हम ऐसे सिखाते तो वो ज्योग्राफी ब्रेन में ऐसे रहती है कि मैं किचन में हूँ और मुझे बाथरूम में जाना है, तो मेरा बाथरूम मेरी दाई तरफ है या मेरी बाई तरफ है, तो उसको वो समझता है। मैं बेडरूम में हूँ तो बेडरूम से जाता हूँ तो बाथरूम बाई तरफ आते हैं, लेकिन किचन से आता हूँ तो बाथरूम इस तरफ दाहिने तरफ आ जाती है। तो ये जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो उसके मन में तैयार होना शुरू होता है। यानी उसकी शिक्षा, उसका ट्रेनिंग तब से शुरू होता है। बाद में उसको पता चलता है कि उधर जाके पहला क्या करना है, तो कपड़े निकालने, क्योंकि मैं कपड़े रख कर स्नान तो नहीं कर सकता हूँ। फिर वो सीख जाता है। तो उसको आप वो सब चीजें करने में जब तक मदद करेंगे तो उसके लिए आसान क्या है, पहले चलो बाथरूम चलो, ये आपने सिखाया उसको कि उधर बाथरूम है, तो धीरे धीरे उसको पता चलता है बाथरूम चलो यानी घर के किसी भी कोने में होगा तो बाथरूम तक चला जाएगा। तो ये जो लर्निंग है ये सिर्फ उसको बाथरूम के लिए ही नहीं काम में आ सकता है। बाद में आप देखेंगे कि बाथरूम की तरफ उसको टॉयलेट को जाना होगा, हाथ धोने को जाना होगा, तो भी उसी जगह जाना है, ये पूरा वो सीख लेता है। ना सिर्फ स्नान के लिए बाथरूम में जाता है ऐसे वो नहीं सीखता है। तो वो हो गया। उसके बाद आप उसको जो जो मदद करते हैं वो देख रहता है कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। तो लास्ट का स्टेप क्या होता है कि आप उसको साबुन लगाते हैं, बाद में आप उसको पानी डालते हैं। तो आप साबुन लगाने का काम आपने किया, पेरेंट्स ने किया, और उसको बोला हाँ चलो अभी ये धोने का है, तो मैं आपको मग देती हूँ उसमें पानी है, अभी वो अपने आप पोर करो। तो ये स्नान का लास्ट स्टेप है जी। हाँ। तो बच्चों को इतना आनंद होता है कि अरे बाप रे मैंने स्नान किया खुद। तो हाँ, तो आसान क्या था उसको, वो भरा हुआ ये बीच में एक स्टेप है कि साबुन लगाने से पहले भी हम शरीर गीला करने के लिए लेते, लेकिन वो बीच का टप्पा है, बीच का स्टेप है। तो उससे बच्चों को पता नहीं चलेगा आगे कितना स्टेप है और पीछे कितना स्टेप है। तो इसके लिए लास्ट स्टेप अगर बच्चे ने किया तो आप बोल सकते हैं शाबाश, अब तो आपने स्नान खुद कर लिया, चलो अभी ये तौलिया ले लो, ये अपना सुखा लो खुद को और फिर बाहर जाएंगे। तो ये आसान जो बच्चा कर सकता है वो उसको खुद करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और रोज देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको टाइम है तब देंगे, ये तो चलो चलो अभी मुझे काम में जाना है मैं जाती हूँ। सो ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। आई हैव सीन दिस, जैसा थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी कि देयर आर सम पेरेंट्स जो ऐसा सोचते हैं कि ये डेली करना क्यों जरूरी है, मतलब एक बार उसको सिखा दिया, 2 दिन सिखा दिया, 3 दिन सिखा दिया, देन ही शुड बी एबल टू डू इट ऑन हिज ओन। बट व्हाट दे मतलब उनको जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आम बच्चा नहीं है, ठीक है, जिसको आपने बोल दिया वो जाके कर लेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर इनका जो दिनक्रम आपने रोज का बनाया हुआ है इसमें अगर एक दिन भी कोई खलल पड़ता है तो उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके दिमाग में वो समझ नहीं पाते हैं। करेक्ट। अभी आपने कहा कि आम बच्चे की तरह नहीं है, एक्चुअली आप अगर सोचेंगे तो आम बच्चा का खुद स्नान करने के लिए सीखने से पहले ये सभी स्टेप आप बच्चे के साथ भी करते हैं जी। लेकिन ये है कि आम बच्चा ये 8 दिन में सीख जाता है जी। लेकिन हमारा बच्चा ये जब तक नहीं सीखता, यानी उसकी कैपेसिटी के उसकी ओन पेस की तरह सीखता है। यानी कोई बच्चा 1 महीने में सीखेगा, कोई 6 महीने, कोई 2 साल तक नहीं सीखेगा। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है। यानी अभी मैंने जो स्टेप्स बताए, मानो आप बोल रहे रोज कि हाँ अभी साबुन लगाया है, अभी ये मग ले लो
और वो जो पानी है वो अपने ऊपर डाल दो। तो बच्चा वो मग लेता है हाथ में और ऐसे ही खड़े रहता है। क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको समझता नहीं है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इसको नहीं समझता है। ओके। तो पेरेंट्स को वही स्टेप जब तक समझता नहीं है तब तक करना जरूरी है। पेरेंट होगा, उसके साथ काम करने में घर में जो कोई व्यक्ति होगी, उसको सिखाना चाहिए, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो उनको भी सिखाना चाहिए कि जब तक जो हम उनको सिखा रहे वो स्टेप सिखाने के लिए वो बच्चा कितना टाइम लेता है। मानो ये सिर्फ एक ही काम है कि भरा हुआ मग हाथ में लेना और खुद के शरीर पर डालना। अगर ये काम वो बच्चा सीखने के लिए 1 महीना लेता है या 2 महीना लेता है, तो पेरेंट्स ने समझना चाहिए कि हर नया स्किल सिखाने के लिए इसको 2 महीने लगने वाले हैं। तकरीबन। हाँ, तो उन्होंने गिव अप नहीं करना है कि ये नहीं सीखेगा, मुझे टाइम नहीं है, जाने दो ना, जब सीखेगा तब Correct. देखेंगे, अभी मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं। तो ये जो सब सोच है, ये गलत सोच है। तो उन्होंने पेशेंस रखना चाहिए। और ब्रेन की एक क्या खासियत क्या है कि आज आपको लगता है कि ये बेसिक पहला स्किल सीखने के लिए बच्चा 2 महीने लेता है, लेकिन आप पेशेंस से उसके साथ काम करते हैं तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, अरे ये बच्चा जिस काम को 1 महीना लेता था अभी 8 दिन में सीख गया है। तो उसके ब्रेन को काम पे लगाना ये पेरेंट्स का काम है या ये टीचर का काम है। ओके। उसको कुछ ना कुछ बाहर से सिखाना ठीक। ये टीचर का काम नहीं है या पेरेंट्स का काम नहीं है, ये किसी का भी काम नहीं है। ओके। उसका ब्रेन हाथ में लेकर ब्रेन को ही सिखाना ठीक। कि ये काम कैसे करना है, ये आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए और आप देखिए कमाल कि क्या होता है। तो जैसे आपने ये बताया कि दिनक्रम सेट करना जरूरी है, वैसे ही इन बच्चों के लिए भी खेल का उतना ही महत्व होता होगा। तो इनको खेल सिखाना और ज्यादा मुश्किल होता है या उसमें कोई ऐसी आसान तरीका है जो हम लोग उस जिसको इस्तेमाल करके जल्दी से सिखा सकते हैं? हाँ, खेल का मतलब हमारे लिए यहाँ यही होता है कि कुछ खेलना है, लेकिन इन बच्चों के लिए खेल का मतलब है उनका कुछ भी सीखना खेल है। ओके। तो उस तरह से आप, जैसे आप पहले बता रहे थे कि संवाद कैसे करना है, तो उसी तरह से उनको खेल में से आप सिखाएंगे तो उससे वो जल्दी सीख जाते हैं। यानी कुछ भी आपको उनको सिखाना होगा तो आप खेल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। से फॉर एग्जांपल आपको उसको सिखाना है कि मैचिंग एंड सॉर्टिंग, ये एक ब्रेन की एक्टिविटी है जो, यानी हमारा जो सब लर्निंग होता है, शिक्षा होती है, वो मैचिंग एंड सॉर्टिंग की थीम पे रहती है। जी। तो अगर आप बोलेंगे चलो ये रखा है ना सामने, इसमें से ये निकालो और ये निकालो, ऐसे आप बोलेंगे तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। ओके। ऐसे हाथ लेके बैठ जाएगा। अच्छा। लेकिन आप बोलेंगे अरे वाह, ये देखो क्या रखा है मैंने, ये जो है ये लाल है, ये अलग है, ये अलग है, ये फूल है कुछ, मानो आपने फूल कुछ रखे हैं, कुछ लाल रंग के फूल है, कुछ येलो रंग के हैं। तो आपने बोला चलो ये ना है ये लाल रंग की जो प्लेट है उसमें इसमें से जो मैचिंग है वो निकाल के उधर रखना है और जो येलो है वो उधर रखना है, और आप खुद वो स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को पता चलता है कि हमें क्या करना है और वो करने शुरू करते हैं। और तब आप उसको अगर रिवॉर्ड देंगे, शाबाश सही किया और करो और देखो कितने हैं, तो वो जल्दी करेगा। लेकिन आपने बताया ये रो, ये प्लेट है, इसमें से लाल है पीले है, सब निकाल के रखो, तो वो नहीं करने वाला है। यानी कुछ भी काम किसी भी बच्चे के साथ आप करेंगे तो ये प्ले वे मेथड है, सिखाने का एक तरीका है, और उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो गेम मीन्स नॉट ओनली कि चलो अभी बॉल से खेलेंगे या अभी कूदेंगे या गार्डन में जाएंगे, ऐसे नहीं है। जो कुछ घर में करना है, मानो उसको आपको हेल्प में लेना है किचन में, तो चलो 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 प्लेट लेंगे। हाँ, तो ये जहाँ मैंने ये लाल फूल रखा है वहाँ पापा की प्लेट रखो, जहाँ मैंने ये आपका छोटा बॉल रखा है उधर मामा की प्लेट रखो, ओके। इधर आपके छोटे भाई की प्लेट रखो या इधर। तो उससे बच्चों को पता चलना है हमें क्या करना है और वो उसको मजा आता है करने में। तो किसी भी लर्निंग में ये जो मजा है वो मजा, इसका मतलब है खेल।
अग्रीड। तो वो मज़े से बच्चे सीखते हैं, तो मज़ा पेरेंट्स ने भी लेना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो जैसा मैं समझ सकता हूँ, हम एक्चुअली बढ़ रहे हैं इस टॉपिक की ओर कि हम कैसे उस बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स, जितने भी 5 राइट, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, राइट, उसको जितना जल्दी हो सके वो डेवलप कर पाएँ, राइट। करेक्ट? सो एक तो हो गया हमारे पंचेंद्रिय, जिनको 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। और इसके अलावा एक और टॉपिक आप बता रहे थे, प्लीज़ गो अहेड। हाँ, हम जब भी बात करते हैं तो पंचेंद्रियों की बात करते हैं, जी, लेकिन हमारे पास और भी 2 ऐसे इंद्रिय हैं जिनको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। ओके, वो है हमारे हाथ और हमारे पाँव। ओके, तो कुछ भी चीज़ करना होता है तो हमें ये कर्मेंद्रिय ही ज़रूर पड़ते हैं, उनकी मदद से बिल्कुल, बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक हम किसी भी एक्टिविटी या किसी भी कृति को करेंगे, तो पंचेंद्रियों के साथ ये कर्मेंद्रिय भी हमें काम में लाने पड़ते हैं, और दिव्यांग बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाकर उनको जब कुछ आप वोकेशनल ट्रेड्स जैसे व्यवसाय कौशल सिखाना चाहते हैं, तो वो व्यवसाय कौशल सिखाने के लिए ये पंचेंद्रिय ही उनको मदद करते हैं। यानी आप अगर सोचेंगे कि एक सर्जन है, लेकिन आप पीछे जाकर देखेंगे ये सर्जन कब बना? अगर उसमें ठीक सही तरीके से काटना आता होगा या सुई में धागा डालना आता होगा, तो ही आगे जाके सर्जन बन सकता है। अगर इसको सही तरीके से कुछ हथियार पकड़ के काटना ही नहीं आता है, तो वो सर्जरी नहीं कर सकता है। राइट, तो उसके जो बीज है, वो कहाँ, एक अच्छे सर्जन के बीज किधर है? तो ये जो पंचेंद्रिय और ये जिसको हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन जब तक अच्छा नहीं होता, तब तक वो अच्छी सर्जरी नहीं कर सकता। उसी तरह से बचपन से अगर ये विकास हमने नहीं किया, तो आगे जाकर कुछ व्यवसाय कौशल सीखने का जो तरीके हैं, वो इस बच्चे में उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी ये पंचेंद्रिय विकास को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि आगे जाकर ये बच्चों को अपने के पाँव पर अ, खड़े रहना सिखाना है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट। तो जैसे आपने एक चीज़ अभी बोला, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, करेक्ट? जिसको इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हिंदी में कहते हैं कि वर्तन समस्या। अगर ओके, प्लीज़ ये करेक्ट। आई हैंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हमारे हाथ, यानी जो हमारे सेंसेस और हमारे कर्मेंद्रिय के उनके बीच की एक्टिविटी है। करेक्ट, यानी घास हमें निवाला लेना है खाने का, जी, तो वो प्लेट से उठाकर मुंह तक लेके जाना, इसके लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। करेक्ट, यानी मैंने नहीं भी देखा तो भी मैं वो निवाला मुंह करेक्ट, तक लेके जा सकती हूँ। ओके, लेकिन कई दिव्यांग बच्चों के पास ये विकसित नहीं होता है जन्म से, ओके, तो उनको शिक्षा देकर हमें ये सिखाना पड़ता है। ऑलराइट, तो इसकी मैं बात कर रही थी। ओके, और आप जो बोल रहे वर्तन समस्या ये क्या है कि जब बच्चा ठीक रहता है, यानी कुछ भी वर्तन वो करता है, तक हम उसके पास ध्यान नहीं देते। यानी उसने मांगा आपके पास पेरेंट पे कि मुझे ये दे दो, कुछ खिलौना दे दो, तो आपको अगर टाइम होगा तो आप दे देंगे, नहीं तो आप नहीं देंगे। तो बच्चा राह देखेगा कि अरे मैंने खिलौना मांगा था, मिला नहीं। फिर वो फिर से मम्मा मम्मा ऐसे बोलता है, लेकिन मम्मा ध्यान नहीं देती है। बाद में वो रोना शुरू करता है, तुरंत मम्मा ध्यान देती है। जी, अरे क्यों रो रहे, क्या चाहिए? फिर बच्चा बोलता है नहीं मुझे वो बॉल चाहिए, फिर मम्मा तुरंत दे देती है। तो ये सीक्वेंस आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब तक बच्चा नहीं रोया था तब तक उसको बॉल नहीं मिला था। राइट, इसमें बच्चे को क्या मैसेज गया कि अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मुझे रोना चाहिए। ओके, तो ये जो सिंपल सा बिहेवियर था, वो अभी प्रॉब्लम बिहेवियर में चेंज हो गया। ओके, तो ऐसे यानी हम बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ बोलती है नहीं ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, खाने के लिए जल्दी नहीं आता है, उठता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल चीजें रहने वाली थी वो अभी नहीं रही है। जो नॉर्मल वर्तन था, माँ ने बुलाया बच्चा आ गया, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन माँ ने बुलाया बच्चा आता नहीं है, माँ जोर से चिल्लाती है, फिर भी बच्चा आता नहीं है। फिर माँ वहां से उठकर बच्चे के पास जाती है और उसको हाथ को पकड़कर लेके आती है। तो इसमें बच्चा क्या चाहता है? उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की माँ ने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ना सिर्फ ध्यान देना चाहिए, नहीं,
उसको हाथ लगाना चाहिए, यानी टच जो है माँ का वो उसको इम्पोर्टेंट लगता है, और उसके लिए उसका जो बिहेवियर है वो फिर से करना चालू पड़ता है वो। ओके। तो फिर से वो करने से बच्चा क्या समझता है, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये करना चाहिए। ट्रिगर और एक्शन। जब हाँ या जब जब तक माँ बुलाती है तो नहीं जाना है, क्यों जाना नहीं है, फिर माँ खुद आएगी, फिर पकड़ेगी और फिर खींचेगी। तो ये सब उसको चाहिए, इसके लिए वो वर्तन करता है। तो ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो पहले से बच्चे में नहीं होता है। ये प्रॉब्लम बिहेवियर परिस्थिति जन्य होता है, यानी जो सिचुएशन में बच्चा उसको जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो अनुभव आते हैं, उससे बच्चा सीख जाता है कि पेरेंट्स को मैनिपुलेट कैसे करना। यानी आज बच्चा 1 मिनट रोता है तो माँ जाती है, लेकिन दूसरे दिन बच्चा 10 मिनट होता है तो माँ जाती है। तो बच्चा क्या सीखता है, 1 मिनट रोने से एक चीज नहीं मिली तो मुझे 10 मिनट तक रोते रहना चाहिए। तो इस तरह से कौन सा भी बिहेवियर है जो प्रॉब्लम में बदल जाता है। तो पेरेंट्स से ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उससे वो नॉर्मल रहे, उससे उसमें वर्तन समस्या न तैयार हो। तो जैसे आपने आपने उदाहरण दिया कि अगर कल 10 मिनट रोएगा और उसको पता चलेगा 10 मिनट के बाद वो ट्रिगर मिलता है, होता है हाँ। और मिलता है, इसको अभी अगर मुझे रेक्टिफाई करवाना है, सही करना है, तो पेरेंट्स ने क्या अप्रोच रखना चाहिए? अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे का दिन का बिहेवियर कैसे है। ओके। और जब बच्चा किसी भी एक्शन से बताता है कि मेरे पास ध्यान दो, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, उसके पास ध्यान दो, तो बच्चे ने कहने से पहले ही पेरेंट्स को वो ध्यान में आना चाहिए कि इसको इसकी ज़रूरत है। ओके। ये पहला होता है। 10 मिनट रोने के बाद मिलेगा तो पहले क्यों नहीं दिया? तो माँ ने जब भी पेरेंट्स कुछ करने के लिए जाते हैं तो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाइल्ड होना चाहिए। ओके। अगर वो काम के लिए भी गई तो बच्चा जहाँ कहाँ होगा वहां जाकर उसको बताना होगा कि अभी 15 मिनट के लिए मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, तुमको कुछ चाहिए क्या? तो पहले ही बताओ, मैं दे के रखती हूँ, 15 मिनट में नहीं दे सकती और 15 मिनट के बाद मैं दे दूंगी। सही। इससे बच्चा सीख जाता है कि मम्मा का हमारी तरफ ध्यान है, मेरी जो आवश्यकता है उसके ऊपर ही ध्यान है, एंड शी केयर्स फॉर मी। करेक्ट। तो इससे वो प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं क्रिएट होता है। और ये किसी भी दो रिलेशनशिप में वही होता है, जब हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं और प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम बिहेवियर स्टार्ट। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग में एक जो आहार होता है वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी और बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है। राइट। करेक्ट। तो सही आहार इनके लिए क्या होता है, और दूसरी बात कि उसकी अहमियत आम बच्चों से कितनी ज़्यादा है इन बच्चों के लिए? हाँ, एक तो थोड़ा सा ध्यान हमें ये देना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है प्रेगनेंसी में, तो मम्मा को मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, तो वो जो मॉर्निंग सिकनेस का टाइम है, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू 4 to 5 मंथ, तो मॉर्निंग सिकनेस में वो माँ कुछ खा नहीं सकती है, यानी उसको कुछ खाना नहीं चाहिए, वॉमिटिंग होता है, ऐसे होता है, और फिर वो नहीं खाती है, या खाती है वो ऐसे ही कुछ, आज फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, तो जो चीज़ें वो खाती है वो हेल्दी नहीं होती है। और वही टाइम जो है वो गर्भ में उसका ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन, ये टाइम होता है। तो अगर उसी तरह में अगर आप हमें सही आहार नहीं मिला तो वहीं से ही ब्रेन डेवलप में कुछ शुरू हो सकता है। हमेशा ऐसे होगा ऐसे नहीं, लेकिन माल न्यूट्रिशन ये एक समस्या हो सकती है कि जिसके कारण आगे जाकर बच्चा मेंटली हैंडीकैप हो सकता है। तो आहार एक अहम भाग है अपने जीवन का, और इन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, जैसे हम बोलेंगे गेहूं का आटा खाओ मैदा मत खाओ, क्योंकि मैदा है जी हाँ। प्लेन ये है, और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और ब्रेन की एक्टिविटी के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। हम बोलेंगे नहीं सिर्फ प्रोटीन खाओ, चीज़ खाओ, दूध पियो, ना चिकन खाओ और सब्जियां न खाओ, या फिर रोटी नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ, तो ये गलत है।
और पेरेंट्स को लगता है नहीं उसको दांत ठीक से वो चबाता नहीं है, उसको निगलना नहीं आता है, तो कैसे हम खिलाएंगे। तो ठीक है, दांत काम नहीं कर सकते तो दो काम आप करते हैं। एक तो दांत को चबाने के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं वो शुरू करो, और वो सिर्फ निगल जाएगा। यानी दाल रोटी है या दाल चावल है तो मिक्सर में डालो, उसको बारीक करो या ज्यादा पानी डालकर पकाओ। लेकिन जरूरत क्या है कि खाने के टाइम में उसके पेट में दाल रोटी या दाल चावल ही जाने चाहिए। और उसके साथ यानी जो संपूर्ण आहार हम कहते हैं कि जिसमें दाल रोटी है, प्रोटीन्स है, फिर सब्जियां है, फिर हरी सब्जियां है, तो वो सब बच्चों के पेट में जाना जरूरी है। तो उसके लिए पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि ये मैं हेल्दी कैसे बनाऊं। अगर ये नहीं किया तो क्या होता है, अगर आपने देखा तो बच्चा सिर्फ सुबह कुछ चाय के साथ दो निवाले रोटी के खाता है, फिर बीच में कुछ नहीं खाता है, फिर कुछ बिस्कुट है वो चबा लेता है, फिर मम्मा आती है, फिर दूसरा कुछ उसको सिर्फ दाल राइस नहीं देते, सिर्फ राइस देते, उसमें दाल कम होती है। तो ये जो प्रपोर्शंस है, और कभी भी देना ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो हमने पहले बोला था कि उनका एक सेटिंग होना चाहिए, तो जब दोपहर का लंच लेना है तो उसी टाइम लंच देना चाहिए। उसी टाइम आप बिस्किट देंगे तो नहीं चलेंगे। 4 बजे बिस्किट देना है तो लंच देंगे तो नहीं चलेंगे। और ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स बिस्किट से उसको कभी भी नहीं देना है। आप इडली डोसा फिर दाल रोटी या फिर लड्डू हर तरह के ऐसे कुछ उसको हेल्दी दे देंगे तो उसकी ब्रेन डेवलप के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ओके। हम्म, तो इस आई गेस हमारा जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको संवाद करना था, उसके हम लोग अंत तक आ चुके हैं। तो अभी हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो है कि माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे बच्चे को, जो हमारा दिव्यांग बच्चा है, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो हम लोग माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबिलिटी तो ऑलरेडी हम लोग बात हम्म, कर चुके हैं उस हम्म, टॉपिक में। तो जो अगला टॉपिक आता है इस पे हमें बात करना है, वो है सकारात्मकता। तो सकारात्मकता जो मैं समझता हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे खुद के अंदर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी होगी, ठीक है, हम्म, तो ही मैं वो डेली रूटीन करता रह पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर की पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी तो वो लेथार्जिकनेस आ जाएगा, और फिर वो बच्चा बेचारा जिसको ज्यादा अटेंशन चाहिए आम बच्चों से, वो और मतलब गलत राह पे चला जाएगा। हम्म। सो प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट। हाँ, पहले हम स्वीकार के बारे में बोलते हैं, जी। क्योंकि पहले जो एक्सेप्टेंस या स्वीकार था हमने देखा था वो बच्चों को स्वीकार करना। ओके। लेकिन अभी हमें क्या स्वीकार करना है, पेरेंट्स को स्वीकार करना है कि हम ऐसे पेरेंट हैं कि हमारे घर में दिव्यांग बच्चा हमारे लिए आया है। ओके। तो उनका सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने खुद को गलत नहीं समझना चाहिए कि ऐसा बच्चा आया है। हम हमेशा एक स्टोरी सुनाते हैं कि हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ईश्वर ने आप सही कपल समझा है, इसके लिए आपको ये बच्चा दिया है। वाह। ये बच्चा कोई भी नहीं अपने घर में पैदा कर सकता। जी। तो यू हैव चोजन फॉर द कॉज। तो ये समझना चाहिए और अपने आप आपको गर्व रखना चाहिए कि अरे हमारा बच्चा है, हम समझ सकते हैं इसके लिए भगवान ने हमें दिया है। तो ये स्वीकारता है कि बच्चे को और खुद को भी स्वीकारना। और पॉजिटिविटी क्या है, जब ऐसा बच्चा घर में आता है तो सब लोग उसको सहानुभूति दिखाते हैं कि अरे रे ये क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, आप कैसे करेंगे, अभी क्या होगा, उसका क्या होगा, आपका क्या होगा, आपके जॉब का क्या होगा। यानी कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलता है कि चलो कुछ बात नहीं है, यही सही, अपना बच्चा है ना। जी। तो इस तरह से उसके उस सिचुएशन को देखना, उस परिस्थिति को देखना और आगे चलना, और उसमें क्या खामियां है, ये खामियां नजर में न लेता उसमें क्या है, ये उनको देखना सीखना चाहिए। और ये वो खुद नहीं देख सकते क्योंकि वो खुद इतने मुश्किल में होते हैं और सोच उनकी नहीं उतनी चलती है, और समाज की तरफ से वो ऐसे ही सोचते हैं। तो ये काम प्रोफेशनल से करवाना चाहिए। यानी आप प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना चाहिए। ऐसे जो इंस्टीट्यूट है उनके सपोर्ट्स ग्रुप होते हैं
कि उनके साथ अब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे इनका बच्चा तो देखो ये भी नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा तो इतना अच्छा है कि ये कर सकता है। जी तो ये सपोर्ट्स ग्रुप है, वो उनमें सकारात्मकता लाने की ज़्यादा मदद करते हैं। ओके तो उन्होंने खुद घर में नहीं बैठना चाहिए, प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। यानी सकारात्मकता ये सीखने की चीज़ है। जी वो अपने आप या ऐसे बढ़ावा देने से नहीं, यानी आप आएँगे और उसके पीठ के ऊपर रगड़ के बोलेंगे नहीं, ठीक है, हो जाएगा धीरे-धीरे, ऐसी ये बात नहीं है। यानी उनको सिर्फ़ सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, यानी हम खुद उनके जगह पे हैं। अगर ये बच्चा हमारा भी होता था, तो हम क्या कर सकते थे? ये उनको सिखाने की या सीखने की ज़रूरत होती है। जी तो वो उन्होंने सीखना चाहिए और सोच ऐसी रखनी चाहिए कि अरे ये चलता नहीं है, लेकिन अगर मुझे चलना नहीं आता था तो क्या होता था? बिल्कुल अगर मैं खा नहीं सकता हूँ मेरे हाथ से, तो मेरा क्या होता था? इस तरह से जब आप सोचते हैं, तभी आपको पता चलता है कि ये बच्चों को क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे खाना मैं नहीं मेरे खुद से खा सकती, तो ही मेरा ब्रेन सोचेगा कि मैं फिर कैसे खा सकती हूँ? तो ये जो सोच है, ये पेरेंट्स ने सीख लेनी चाहिए और प्रोफेशनल्स ने या उनके साथ काम करने स्पेशल एजुकेटर्स ने पेरेंट के साथ जब मीटिंग में मिलते तो वो उनको सिखाना चाहिए कि आप खुद सोचो, आपकी सोच खुद बढ़ाओ। तो इसका मतलब है सकारात्मक। इसके बाद अभी अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बात किया था पेरेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी हुँ, स्वीकारता ठीक है तो स्वीकारता में एक और फैक्टर आता है कि मतलब अपेरेंटली जो बेचारा दिव्यांग बच्चा है वो बाकी के बच्चों की तरह हो सकता है उतना क्यूट ना दिखता हो या उतना सुंदर जो परिभाषा लोगों ने आज बना रखी है वैसे अपनी माता के लिए हर उनका बच्चा उतना ही सुंदर होता है उतना ही प्यारा क्यूट होता है तो इस चीज को इन माता पिताओं ने कैसे देखना चाहिए हाँ, पहले मैं एक आप बुरा ना मानिए तो मैं नहीं बोलना नो चाहूँगी कि प्रॉब्लम आपने कहा बेचारा, तो जी कभी भी जी इन बच्चों को बेचारा मत कहो, दे आर नॉट बेचारे। जी वो जैसे है वैसे है। ओके ये हम बेचारे हैं कि हमें पूरा एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे दिमाग में डिस्पैरिटी है कि अरे ये बेचारा है, मैं बेचारा नहीं हूँ। राइट तो कोई भी बेचारा नहीं है और कोई भी अलग नहीं है अपने से। अग्री तो ये पहले दिमाग में रखने आई की स्टैंड बात है। करेक्टेड और हमेशा इन बच्चों में कई खामियां होती है और फिजिकल अपीयरेंस उनका ठीक नहीं रहता, यानी उसका फेस ठीक नहीं रहता है, फिर ड्रूलिंग होता है, फिर कभी कभी उनको टॉयलेट ट्रेन नहीं होते हैं तो वो बेड में ही टॉयलेट कर लेते हैं, तो उनको क्लीन नहीं किया तो एक जो स्मेल आती है। तो ये सब पेरेंट्स में ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनको ये स्थिति आई कि वो टॉयलेट नहीं जा सके और उसी स्मेल में पड़े रहे, तो उनको कैसे लगेगा? उनके साथ जो रहेंगे, उनको देखने के आएँगे, उनको कैसे लगेगा? तो वो अच्छा नहीं लगेगा उनको मालूम है, तो वो अपने बच्चों को क्यों ऐसे रखते हैं? बिल्कुल तो अपने बच्चों को अगर वो ड्रूल करते होंगे तो उनको सिखाना चाहिए कि ये रुमाल हाथ में पकड़ो और जब ड्रूलिंग हो जाएगा तो ऐसे करो। फिर जो उनके साथ काम करते हैं उनको उनका उन्होंने उनको साफ-सुथरे रखना चाहिए। उनके बाल वगैरह बघा यानी वेरी प्रेजेंटेबल वो है। इसकी ज़रूरत इसका विचार करके उनको रखना चाहिए। नहीं तो मुझे टाइम कहाँ मिलता है, जो भी उनके साथ काम करता है। अगर उनको स्कूल में भेजेंगे तो सही-सुथरे स्नान-वान करके ठीक से भेजना चाहिए। तो ये उसका मतलब है। ओके तो इससे आगे चलते हैं एक बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये कि उन बच्चों को जो प्यार देना है ठीक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे वो किस लेवल तक समझ पा रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं सो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जिस लेवल तक उनको प्यार दे रहे हैं उनकी केयर कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है आर दे एबल टू ग्रास्प इट एम आई डूइंग इट राइट मतलब और ज़्यादा करना है या इससे मुझे अपने आप को कहीं लिमिट करना है ये कैसे पता चलेगा देखिए हमारे कल्चर में हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत बार डबल स्टैंडर्ड से रहते हैं। यानी जब आजू-बाजू में लोग होते हैं, तो बच्चों को प्यार से बुलाएँगे, "अरे इधर आओ, ऐसे करो, वैसे करो।" लेकिन कोई नहीं होता है तो उसको "अरे बेचारा अभी टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ।" या कुछ नहीं उसको करते। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्या अच्छा बच्चों को ये समझ बहुत यानी जब वो पैदा होते हैं,
तभी से पता चलता है कि कौन प्यार से उनको ले रहे और कौन निगेटिव अप्रोच से ले रहे। यानी ये वाइब्रेशंस या एनर्जी के ऊपर चलने वाली बात है। तो आपने दिखाया नहीं और आपके हृदय में अगर उनके पास उनके कुछ ऐसे होगा निगेटिव इफेक्ट, तो उनको तुरंत समझ जाता है। तो बच्चों को सही तरीके से आपको देखना चाहिए, उनको क्या चाहिए पूछना चाहिए, और जब समय मिलेगा तो उनको साथ में लेना चाहिए। नहीं, उनको टच की बहुत ज़रूरत होती है। वो जो प्यार है उसमें टच की ज़रूरत होती है, क्योंकि टच में क्या होता है, टच में एक्सेप्टेंस, एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग एक्सेप्टेंस, ये टच होता है। आप बोलेंगे हाँ आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सुंदर है, लेकिन आप ऐसे ही बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला जी। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आओ बच्चों आ जाओ गले मिलो मुझे मेरा बेटा, और ऐसे आप बोलेंगे तो उसको तुरंत पता चलता है कि मैं उनको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जो फीलिंग है कि मैं आपका हूँ और मैं ऐसा हूँ फिर भी आपको मैं चाहिए, तो ये फीलिंग उनको समझने शुरू होता है कि प्यार क्या है और प्यार क्या नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि ये रोज हमें करना है एज पेरेंट्स ऑफ जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स होने के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज करना है। तो हम ये बात भी जानते हैं कि आज की तारीख में जितने भी सिटीज़ में रहने वाले पेरेंट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो माता पिता दोनों जॉब या करते हैं। ठीक है, उनके खुद के स्ट्रेसेस होते हैं, उनके खुद के वर्क प्रेशर्स होते हैं, और उस पे अगर आपके पास एक दिव्यांग बच्चा घर पे है तो एक लेवल ऑफ सैचुरेशन आ जाता है, और फिर वो लेवल ऑफ सैचुरेशन से फिर डिप होने लगता है, और उसको हम लोग निराशा कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि क्यों, राइट? तो उस निराशा को कैसे हैंडल करना है? फिर से एक्सेप्टेंस ये उसका टूल है निराशा का। और पेरेंट्स से टाइम मैनेजमेंट का कुछ सीखना चाहिए। यानी कि बच्चों की ज़रूरतें बहुत है, उनको बहुत टाइम की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन पेरेंट को भी अपना अपना शेड्यूल है, उनका वर्क है, उनके कुछ हाउस होल्ड कोर्स है, या फिर कहाँ बाहर जाना है। तो पेरेंट्स ने पहले एक जगह बैठ के क्या क्या अपने काम है और क्या क्या बच्चों के काम है ये सोचने चाहिए, या साथ में उसको डिस्कस करना चाहिए, और फिर कितना टाइम हम किसको दे सकते हैं। ये अगर एक बार तय हुआ कि हाँ ठीक है, वीक में सिर्फ संडे है और संडे का एक ही घंटा है मेरे पास कि जो मैं बच्चों को दे सकता हूँ, तो आपको पूरे जो उसका काम है वो उस वीक में ऐसे डिवाइड करना है कि वो खत्म करके वो एक घंटा वो अपने बच्चों को दे सके। और उसमें उनको अपने खुद के लिए भी थोड़ा टाइम रखना चाहिए। नहीं तो वो बोलेंगे नहीं टाइम ही कहाँ मिलता है, मैं पूरा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं पूरा बर्न आउट हूँ। नहीं, कई जगह कैसे कहते हैं जिसको रेस्पाइट केयर, कि आपको सिनेमा जाना है तो 3 घंटे आप बच्चों को कहाँ रख सकते हैं। तो ऐसे कई सेंटर से या इंस्टीट्यूशन से या कई फैमिलीज है कि जो 3 घंटे तक अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, तो वहाँ बच्चा रख के आप सिनेमा जा सकते हैं ना। ऐसा मत समझो कि नहीं बाबा अभी ये बच्चा हुआ है मैं सिनेमा भी नहीं दे सकता, मैं शादी के लिए नहीं भेजा सकता, मैं 2 दिन कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये तो एक है। नहीं तो जहाँ जहाँ जाना है बच्चों को साथ लेकर इंक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस, टोटली एक्सेप्ट। तो अगर बच्चों को लेके गए तो फिर सोशल ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि हाँ इनका बच्चा ऐसा है, तो शुरू में वो देखेंगे अरे बाप रे इनका बच्चा ऐसे है, लेकिन बाद में वो भी आपको हेल्प करने आएंगे, आओ मैं उठाता हूँ आप जाके आओ। तो ये जो इंक्लूजन है, ये जो मेन स्ट्रीमिंग है, वो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको लगेगा कि इस बच्चे को अपने साथ लेके जाना आसान है। बिल्कुल। यानी जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी तो उसकी आपके साथ बढ़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी उस तरह से और जिंदगी के बाद भी वो बाद में आएगा, लेकिन कहीं भी बच्चों को एक्सक्लूड नहीं करना है। यानी आप घर में अकेले हैं, आप बाथरूम गए तो भी बच्चे को लेके जाओ, बाथरूम के बाहर उसको खड़े करो, बिठाओ, बोलो मैं बाथरूम जाके आती हूँ, ये दरवाजा मैं पूरा बंद नहीं करती हूँ, और आप बाथरूम करके बाहर आ सकती है। तो ऐसा नहीं अरे बाप रे मुझे बाथरूम भी जाना टाइम नहीं मिलता है,
कैसे मैं जाऊँ, इसको मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये नहीं है, यानी हर प्रॉब्लम का हल होता ही है। ऐसे कहीं नहीं होता है कि नहीं मेरा जो प्रॉब्लम है उसका हल नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन का वही काम है कि किसी भी सिचुएशन में आपको हल मिलने ही वाला है। सो इससे आगे बढ़ते हुए एक चीज़ जो हमें ध्यान में आती है वो है ये कि माता और पिता सिर्फ माता और पिता नहीं होते हैं, तो उनको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। मतलब अगर बच्चा बीमार है तो उनको एक टिपिकल नर्स जैसी भूमिका भी निभानी पड़ सकती है जब हमारा बच्चा दिव्यांग है, क्योंकि वो आम बच्चों की तरह आसानी से आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वही माता पिता कहीं बच्चों को मेंटोरशिप के लिए बाहर मतलब सोशलाइजिंग के लिए लेके जा रहे हैं, तो उनको लिटरल एक मेंटोर की तरह उनसे बात करना होता है कि आपको ये ऐसे करना है। तो ये भूमिकाओं में अपने आप को इतने सहज तरीके से ढालना भी उतना आसान नहीं है। तो ये माता पिता कैसे सीख सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा, आसान तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल। और सीखना ज़रूरी है। यानी हम जो चीज़ें अभी कर रहे हैं वो हम हमारे में आए नहीं हैं, वो हमने सीखे हैं। जी। तो उसी तरह से जब वो काउंसलर के पास जाते हैं या किसी स्कूल में सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को, आपकी जो भूमिकाएं हैं वो कैसे बदलनी चाहिए। मानो कुछ बच्चा है सेरेब्रल पाल्सी का है, वो उसका स्नायु जो है वो ठीक तरह से नहीं यूज़ कर सकता है, तो उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो जब आप सेंटर में जाते हैं तो वहाँ वेल इक्विप आपका सेंटर रहता है, सभी डिवाइसेस वहाँ पे होती है, लेकिन वहाँ रोज लेके जाना और उनकी फीस देना ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर माता पिता या उसके साथ काम करने वाले लोग क्या सीख सकते हैं कि घर ही उनका थेरेपी सेंटर है, ओके। और जो डिवाइसेस है जो वहाँ है वो प्रोफेशनल है, लेकिन घर में वो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मानो हम एक बोल्स्टर यूज कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज के लिए, जी। घर में तो बोल्स्टर नहीं है, तो एक तौलिए की जस्ट रोल या फिर तकिए का रोल भी काम में आ सकता है। बिल्कुल। चला उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है तो घर का कॉर्नर भी आप ले सकते हैं। ओके। यानी सिटिंग कॉर्नर, चेयर ही चाहिए ऐसे नहीं है, राइट। घर का कॉर्नर आपके पास है, वहाँ का सामान हटाओ, जी। वहाँ एक तकिया डाल दो और दो दीवारों की सपोर्ट से बच्चों को बिठा लो। तो ये जो सोच है, ये जो सीख है, ये भूमिकाएं कैसे करनी है, तो एक्चुअली पेरेंट्स ने इसे देखना चाहिए कि एक बड़ा मूवी है और उसमें हम एक रोल या रोल कर रहे हैं। एक्टर है और हम इतने ज्यादा एक्टर है कि बहुत सारे रोल निभा सकते हैं। जी। तो उस तरह से अगर उन्होंने सब सीख लिया तो वो ना प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या स्पेशल एजुकेटर बन के कुछ सिखा भी सकते हैं। यानी उनको सिखाने के लिए घर में चौक आउट बोर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आप दो कटोरी ले सकते हैं, दो कपड़े ले सकते हैं, दो फूल ले सकते हैं और आप उसको एकेडमिक सिखा सकते हैं। तो ये जो भूमिकाएं हैं वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर अपने बच्चों को हेल्प कर सकते, ये अप्रोच और एटीट्यूड अगर काउंसलर ने या सपोर्ट टीम ने उनके मन में रख दिया और उनको वो सीख दिया, तो वो काम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और धीरे धीरे क्या होता है उनको मजा आने लगता है, क्योंकि देखो हम कुछ भी सिखाते हैं और वो सीख जाता है तो हमें कितना आनंद मिलता है। जी हाँ। तो यही चीज उनके साथ होती है। और जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे क्रैंकी और रोते हुए और निगेटिव रहते, वैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर वर्क, और वो भी बच्चों के साथ बड़े होते हैं, नया नया कुछ सीख लेते हैं। तो ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि हम हर रोज नई चीज सीखें। तो जैसे आपने अभी बोला कि कुछ पेरेंट्स क्रैंकी होते हैं, अ, हो सकता है कि उनको इस चीज़ का तनाव आता हो एक प्रकार से कि वाई, ठीक है, वो हम्म। वाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ना बोल के भी आई एम श्योर जो हमारे या लिसनर है वो समझ चुके होंगे। तो इस तनाव से रहित रहने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं? तनाव से रहित रहने के लिए पहली ट्रिक है अच्छा खाना। ओके। आप ठीक तरह से अगर खाएंगे जी। अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है।
तो ये एक अंदरूनी बैलेंस रहता है बॉडी का। एज अ पेरेंट हम फिलहाल बात कर रहे हाँ, हैं कि पेरेंट हमें को ही खुद मैं को बोल भी रही अच्छा हूँ। खाना। हाँ, जी। क्योंकि पेरेंट का क्या होता है, माँ उठती है, उसको काम पे जाना होता है, उसको बच्चों को खिलाना होता है, डब्बा तैयार करना होता है। तो वो बोलते हैं अब माँ मैं यहाँ बैठ के कहाँ खाऊं। जी। तो वो कुछ चाय पी लेती है, सब करके डब्बा लेके जाती है, काम में जाती है, तो वहाँ बहुत सारे काम होते हैं। फिर जब टिफिन वो खोलती है तब 2 बजे होते हैं। बिल्कुल। तो सुबह से जब उठती है, मानो 6 बजे उठी, तो 6 से 2 बजे तक उसकी जो इंटरनल एनर्जी। रिक्वायरमेंट्स है, उसकी तरफ किसने ध्यान दिया है? नहीं दिया है ना। तो ये उन्होंने सब ध्यान में रखना चाहिए। हम बोलते कि एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज कैसे करें? अगर ताकत होगी तो एक्सरसाइज करेंगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताई जाती है कि एक्सरसाइज करने से पहले या कुछ भीगे हुए 2-4 बादाम खा लो, या एक बनाना खा लो, या कौन सा भी एक फ्रूट खा लो। तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी हमारा शरीर भी एक मशीन है, और उसको सही रखने के लिए उनको टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको भूख लगी है तो 12 बजे आपने बहुत सारा खा लिया और रात को 10 बजे फिर खाने बैठे, तो इंटरनल सिस्टम को ये आदत नहीं है। उनको 2-2 घंटे से या टाइम से कुछ एनर्जी चाहिए, और कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो चाहिए। तो अगर आप अच्छा खाना शुरू करेंगे तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस थोड़ा चैनलाइज हो जाएगा। और बाद में लोग हमें बताते हैं कि कुछ मेडिटेशन करो, कुछ प्राणायाम करो। ये सब क्या है? जो अपना ब्रीदिंग है, हमें एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो ब्रीथ जोर से फास्ट हो करते जाता हैं, है। जी। फास्ट हो जाता जी है। हाँ। जी हाँ। तो इसका मतलब ही क्या है कि खुद का बैलेंस रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए आपको ब्रीदिंग रिदमेटिक रहना चाहिए, और वो जी। उसके लिए ये जो मेडिटेशन है या प्राणायाम है, ये मदद करते हैं। अगर इस तरह से आपका अंदर और बाहर दोनों से आप बैलेंस रहेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे, तो उसके साथ आप ज़्यादा काम कर सकते हो, सही रह सकते हैं। ओके। तो ये उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को खिलाना मालूम है, लेकिन खुद को भी खाना है। माँ एक घास बच्चों को खिला सकती है, एक खुद का प्लेट बाजू लेकर, अभी एक घास, ये निवाला आपका, ये मेरा, ऐसे करके साथ में बच्चा भी खा सकता है, माँ भी खा सकती है ना। बिल्कुल। जरूरत नहीं कि नहीं मैं आपको खिलाऊंगी और बाद में मैं खाऊंगी, क्यों? साथ में खाओ ना, टाइम बचेगा। बिल्कुल। तो वो उन्होंने सीखना चाहिए। इधर वॉशिंग मशीन लगाया है, उधर रोटियां बेले, ठीक है, अपना पेट साइड पे रखो प्लेट, और एक एक निवाला खा लो। रोटियां बेली, एक एक सेकंड भी नहीं लगता है एक निवाला अंदर जाने के लिए। जी। इसमें एक मैं स्टोरी बताती हूँ कि बच्चे को स्कूल में जो टिफिन देते थे उसमें हमेशा फरसाण या ब्रेड या बिस्किट ऐसे रहता था। तो हमने बोला कि आप उसको रोटी और सब्जी क्यों नहीं देते? तो बोले नहीं, आपको मालूम नहीं, सुबह उठकर रोटी करना, सब्जी करना इतना आसान नहीं है। तो एक बार हमने जो पेरेंट्स मीटिंग थी, वो हमने ऐसे रखी थी कि मैंने सबको हमने वो स्टॉप वॉच दिया था, ओके। और उनको बोला था आपको इस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टॉप वॉच वॉच करना है। ओके। और मैंने खुद उनको वो जो आटा गूंथ लेना है रोटी का, उसको कितना टाइम लगता है, फिर रोटी बेलने को कितना टाइम लगता है, और रोटी फिर सेकने के लिए कितना टाइम लगता है, उनको सिर्फ टाइम मेजर करना था। तो वो मैंने खुद उनको करके दिखाया। बीइंग अ प्रिंसिपल आपने ये या सब किया। हाँ, मैं ये हमेशा मेरे स्कूल में हमारे जो मीटिंग होती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। ओके। और 2 चूल्हे थे गैस में, जी। तो दो एक बर्नर में ये करने से पहले मैंने सब्जी डाल के रखी थी, तड़का देकर पकने के लिए। तो उधर सब्जी पकने लगी, उसी टाइम मेरा ये काम होता था। जब उन्होंने टाइम देखा बाद में, तो उनको लगा कि वो आटा गूंथने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, जी। एक रोटी बेलने के लिए 1 मिनट, और रोटी सेकने के लिए 1 मिनट, जी। और सब्जी तो अपने आप ही पकती है, उसको सिर्फ देखना है। बिल्कुल। तो पूरा ये 15 मिनट का खेल था कि बच्चों के लिए रोटी और सब्जी तैयार थी। लेकिन हम सीखते क्या है, अरे बाप रे, रोटी करना है, खाना बनाना है। फिर आटा बनाना, खाना बनाना है, आटा गूंदना है, फिर वो बेलना है, फिर वो सेकना है, ऐसे कुछ नहीं होता है।
और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि उसके बाद सभी पेरेंट्स ने उनके पास वो रोटी सब्जी भेजना शुरू किया, और वो अभी भी बताते हैं कि नहीं, मैडम ने हमको सिखाया कि ये कितने टाइम में होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने वो शुरू किया कि कुछ भी काम करो ना, आप टाइम देखो कि ये स्नान करने के लिए कितना टाइम लगता है, खाने के लिए कितना लगता है, बर्तन मांजने के लिए कितना लगता है। जी। आप देखेंगे तो इसको सिर्फ 2-2 मिनट, 1-1 मिनट ऐसे ही लगता है। आपको 1 मिनट लगेगा तो 10 लोगों के लिए 10 मिनट लगेंगे, Right. इतना ही हिसाब है। लेकिन वो हिसाब हमारे ब्रेन में नहीं इम्बाइब होता है, हम सोचते नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, अरे ये नहीं होगा। जी। तो एक मैं कहूंगी कि दर्शकों को, ये जो मास्टर शेफ इंडिया जैसे प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप देखते हैं कि लास्ट 10 सेकेंड्स, यस। 10 सेकेंड्स में वो पूरा डिश प्लेटिंग करके उनके सामने रखते हैं। करेक्ट। आपने अगर देखा तो मेहमान आता है तो आपको, हाँ, वो प्लेट लेते हैं, वो खाना देते, तो मेहमान बोलते हैं, अरे कब इनका परोसेंगे, कब खाएंगे। तो दिस इज हाउ ब्रेन वर्क। ग्रेट। तो थोड़ी देर पहले आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया था, साथ, उससे मुझे याद आया कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। विषय ये है कि एज अ पेरेंट, दिव्यांग बच्चों के पेरेंट, जब तक हम हैं तब तक हमको पता है कि Right. हमें उनको कैसे ट्रीट करना है, हमें उनको कैसे संभालना है, ठीक है, चाहे जो भी एज में हम खुद पहुंच जाएं, जो भी एज में हमारा बच्चा पहुंच जाए, बट एज अ पेरेंट हमें और क्या ये करना चाहिए कि हमारे बाद इस दुनिया में जो हमारा बच्चा रहेगा, ठीक है, वो अपने केयर सही से ले पाएगा, उसके लिए हमें क्या करके रखना है या क्या शुरू करना है अभी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और सोचने के लिए कोई हमें सिखाता नहीं है। क्योंकि हमारे कल्चर में मृत्यु की बात करना जी। बहुत बुरा समझ, टैबू है। हाँ, जी या हाँ। और हम बोलना नहीं पसंद करते जी हैं। हाँ। लेकिन जब दिव्यांग बच्चा घर में रहता है तो उसी दिन से एक्चुअली हमें इसका सोच शुरू शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम हैं तब तक हम इसी कोर में रहेंगे, उसको बड़ा करना है, उसको ये सिखाना है, वो सिखाए। लेकिन हमारी बात, या हम खुद विकलांग हो जाएंगे बुढ़ापे में, तो इनका कौन कोई क्या करने वाला है। बिल्कुल। ये समझ के आपको एक तो कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, मानो जब से आपको पता चला ये बच्चा ऐसा है, तो आप 1 रुपया भी रोज बाजू में रख के रह सकते हैं। ये एक है। दूसरा, अभी लीगली ये जो बच्चे हैं, वो 18 साल के हो जाने के बाद पेरेंट्स को भी लीगल गार्डियनशिप लेनी पड़ती है, अपने ही बच्चों की। अपने ही बच्चों की। ओके। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। जी। यानी यहाँ हम बोलते हैं 18 साल के बाद आप सज्ञान हो जाते जी हैं, हाँ। खुद के सब जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं, आपका कुछ जो फाइनेंशियल है ये भी उसके आप कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे ये सब नहीं कर सकते। जी। इसके लिए उनको समझदार लीगल गार्डियनशिप की जरूरत होती है। अगर उसके खुद के सिबलिंग्स अच्छे रहेंगे, उनके साथ प्यार होगा, तो वो सिबलिंग्स के वो भी अपने ये लीगल गार्डियन हो सकते हैं। जी। वो नहीं होंगे तो आपके कोई रिलेटिव्स होंगे कि जो इनकी देखभाल कर सकते हैं इनके बाद, तो वो भी लीगल गार्डियनशिप ले सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं कि जो ट्रस्ट के जाने के बाद आपके बच्चे की देखभाल के लिए लीगल गार्डियन ले सकते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन लेकर आपको 18 साल से पहले, यानी 16 साल से ही आपको शुरू करना चाहिए कि किसके पास आपके बेटे की लीगल गार्डियनशिप रहेगी। ओके। और यानी स्ट्रेस भी अगर थोड़ा रहना है तो ये स्ट्रेस का जो बड़ा कारण है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। तो एक तो बच्चे को आपको इतना सिखाना चाहिए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, या नहीं हो सके तो अच्छा लीगल गार्डियन उसको मिलना चाहिए कि वो उसके बाद में, आपके बाद में उसको मदद कर सके। तो इससे आगे बढ़ते हैं। हम्म। ओके। एक जो पास दिव्यांग बच्चा होता है, वो हमें एक चीज सिखाता है कि हमें निरंतर कार्यरत रहना है। राइट। करेक्ट। और इस चीज के लिए हमें हमेशा अपने आप को प्रिपेयर भी रखना होता है, बिकॉज वो एक ऐसी बात है जो सुबह 4 बजे से लेके हो सकता है शुरू हो जाए, किसी दिन हो सकता है कि रात के 2 बजे तक आपको जगाए, मतलब अनेक अनेक Right. कारणों से होता है। तो
इस चीज को कैसे हैंडल करना है? हाँ, ये कहने के लिए बीच में मैं आपको अभी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसके बारे में हम पहले बोलेंगे और प्लीज। उसमें ही आपका जो उत्तर है आगे वाले का तो हमें मिल जाएगा। जी। तो हमने कहा कि 18 साल के बाद नॉर्मल जो चिल्ड्रन रहते हैं वो देखते हैं हम कि वो कुछ स्किल ट्रेनिंग होता है, कुछ शिक्षा पढ़ते हैं और बाद में ऐसा कुछ काम करते हैं कि उनका लाइवलीहुड वो खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चों में ये इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं, अरे ये कुछ करने वाला ही नहीं है, या कुछ करेगा लेकिन उससे उसको पैसे नहीं मिल सकते। तो मैं सभी पेरेंट्स को या सोसाइटी को बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं हमारा जो ट्रस्ट है जो इनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करता है, तो हमारे जो बेसिक स्किल्स है, जैसे मैंने बताया था कि बच्चा क्या कर सकता है। बच्चा एक ब्रश उठाकर कुछ पेंट कर सकता है। बच्चा कुछ मोती लेके वो उसकी माला बना सकता है। या बच्चा कुछ मग लेके पेड़ पौधे को पानी डाल सकता है। तो ये कुछ भी एक्शन है, वो एक्शन आगे जाकर एक व्यवसाय में रूपांतरित होती है। समझो आपका बच्चा इतना अपाहिज है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो हाथ में एक ट्यूब रबर का तो पकड़ ही सकता है कि जिससे पानी डाल सकता है। बिल्कुल। तो और उसको चलना आता है, तो ये बच्चा आगे जाकर एक नर्सरी में पानी डालने का काम उसको मिल सकता है और उसके कुछ पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। जो आज कुछ मोती पिरो रहे हैं तो वो ज्वेलरी, आजकल जो फंकी ज्वेलरी रहती है उसमें जो माला बना के कुछ ज्वेलरी की जाती है, तो उस ट्रेड में ये अपने जो कौशल है वो कर सकते हैं। ओके। तो हमारे यहाँ अभी जो बच्चे हैं उनकी दिव्यांगता कौन सी भी हो, उनमें सेरेब्रल पाल्सी है, उनमें ऑटिज्म है, लेकिन उनके पास जो स्किल बेसिक था वही आज उनके लिए काम कर रहे हैं। यानी जो कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन सुई धागा तो उनको मालूम है, और कुछ ऊपर से नीचे डालना और नीचे से ऊपर लेके आना, जी। ये एक्शन उनको मालूम है। लेकिन वो एक्शन से आज वो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। वाओ। जो लड़का ऑटिज्म वाला है और खुद में मग्न रहता था, लेकिन वो सिर्फ स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स और सर्कल्स जानता था, नाउ ही इज अ वारली आर्टिस्ट। वो वारली पेंटिंग करता है वाओ। और इतना अच्छा वारली पेंटिंग करता है कि रेलवे, हमारा जो रेलवे स्टेशन है रत्नागिरी का, जी। तो उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और वो जो पूरा रैंप है जी हाँ। 20-25 फुट का जी हाँ। और 16-17 फीट का लंबाई का, जी हाँ। वो रैंप में उसने वारली आर्ट किया है। अमेजिंग। तो ऐसा मत सोचो कि ये कुछ नहीं कर सकते, जी। ऐसा सोचो कि इनमें क्या है जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। तो ये जो सोच है यही आपको आगे लेके जाने वाली है और उन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग के लिए मदद करने वाली है। बेसिकली आप व्यावसायिक पुनर्वसन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं व्यावसायिक पुनर्वसन, सिर्फ व्यावसायिक पुनर्वसन नहीं, जी। क्योंकि आज बहुत सारे वर्कशॉप्स है, वहाँ ये बच्चे जाते हैं, कुछ कैंडल्स बनाते हैं, कुछ ग्रीटिंग्स बनाते हैं, लेकिन उससे आप व्यावसायिक पुनर्वसन नहीं कह सकते क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती। राइट। हमारा व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र ऐसा है कि जो आपके पास स्किल है, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, आप कौन से भी तरह के दिव्यांग हो, आप माइल्ड हो या मॉडरेट हो, लेकिन वो कौशल आपको महीना सैलरी मिला सकता, दे सकता है। वाओ। इस सोच से हम काम करते हैं। यानी एक जो हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा था, उसकी मूवमेंट सिर्फ यहाँ से एक फीट ही थी और कुछ उसको काम नहीं मिलता था। पहले वो ऑफिस बॉय करके काम करता था, लेकिन उसको वो अच्छा नहीं लगता था काम, तो मुझे कुछ करना है। Okay. तो हमारे यहाँ हम उसको सिर्फ कलर में डुबाया हुआ एक रोलर देते हैं और एक क्लॉथ देते हैं स्प्रेड करके। वो क्या करता है, वो कलर से वो स्प्रेड करता है और वो जो क्लॉथ तैयार होता है उससे हम बैग्स या कुछ बनाते हैं। तो वो तो एकदम एब्स्ट्रैक्ट पिकासो जैसा पेंटिंग बन जाता है, अरे ये बैग बहुत अच्छा है।
तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, वो भी बता सकता है मैं काम पे जाता हूँ, मैं ये कलर करता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचो कि कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ बिस्तर पे पड़ा ही रहा हो तो भी कुछ पैर हिला सकता है, कुछ हाथ हिला सकता है, तो आप उसको वो भी सिखा सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि कौन सा दिव्यांग बच्चा क्या कर सकता है, वो ढूंढा आपका काम है। ओके। हाँ। तो हम अभी पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और हम्म। मुझे याद है कि आपने मुझे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कहा था कि आप अंत में एक हमको कहानी बताने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप प्लीज़ वो कहानी बताइए। हाँ, एक तो मैंने कहा कि जो कुछ भी नहीं कर सकता है वो एक पौधा पौधा को नक्की देखभाल कर सकता जी है, हाँ। सिर्फ पानी डाल के। जी हाँ। उसी तरह से मैंने जो अभी मेरे वो बच्चे की वारली आर्टिस्ट की बात कही, जी। तो वो वारली आर्टिस्ट के जो पिता थे, उनको कुछ कारणवश पैरालिसिस का अटैक आया और वो ड्राइवर थे और फिर वो काम नहीं कर सकते थे। और इसका छोटा भाई था, वो कॉलेज जाता था, तो उसके कॉलेज के शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। तो ये जो हमारा बच्चा है, उसने उसका कॉलेज का खर्चा करके उसका एजुकेशन पूरा किया है। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो ये 100% मेन स्ट्रीमिंग है सोसाइटी में। और आप कह नहीं सकते कि अरे ये बच्चा दिव्यांग है और ये मेरा बच्चा दिव्यांग नहीं है। सो ब्रेन वर्क ऑल द टाइम, ऑलवेज। जी। यानी ब्रेन की कैपेसिटीज क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो हर एक पेरेंट ने ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रेन की कैपेसिटीज इतनी अमर्याद है कि आप उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको बिलीव करना है कि ये करेगा। यस वी कैन। हम होंगे कामयाब, तो कामयाब ही होंगे। जरूर। तो मुझे लगता है कि यस, हम होंगे कामयाब। सो शमीन मैडम, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके माध्यम से आज हमारे जो पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं उन्होंने जो जो सीखा है उसमें वो अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स उनके आसपास जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनमें अपने आप को सही से ढालने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा वो ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस जो ये बहुत बड़ा सोसाइटी का कॉज है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरे आसपास कोई नहीं है तो मैं इसका कॉज का ये नहीं बन सकता हूँ, भागीदार नहीं बन सकता हूँ। सो आई एम होपिंग कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो खुद भी अपने अपने जगह से जहाँ पे भी वो हैं वहाँ से स्टेप्स लेंगे कि वो कैसे इस चीज़ का कॉज का कारण बने, कैसे इसमें कुछ फ़ायदा कर सकें, कैसे अपना योगदान इसमें दे सकें। सो आई होप दैट दे विल डू दैट। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा इसमें कुछ उनको मदद हो सके जी। तो मेरा मोबाइल नंबर दिया है। जी आप हाँ। कभी भी कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर कर सकते हैं। जी। और आपके लिए मैं क्या सुझाव कर सकती हूँ इसका मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं। जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।